गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको नाभिक से संबंधित कुछ सवाल व नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, द्रव्यमान क्षति आदि के बारे में बताएंगे। कल हमने पिछले टर्न पे आप सभी को पिट्ठू डूबती, स्फुरदीप्ति, लेजर मेजर ना, इसके बारे में, नाभि की संरचना कैसी हुई इसके बारे में आपको बताया था। जैसे लेजर में बताया था, लेजर का अर्थ विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और मेजर का अर्थ क्या बताया था, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन, है ना। माइक्रोवेव एम्प्लीकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर मेजर कल हमने आपको सब बताए थे। कुछ हमने सवाल बताए थे, कुछ हमने आपको सवाल भी बताए थे। आज हम कुछ और भी सवाल करने के बाद फिर आगे इस चैप्टर को आज पूरा करेंगे। आज नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, परमाणु रिएक्टर, नाभ की ऊर्जा, ठीक है, ये सब आपको बताएंगे। एक सवाल था जैसे कल कराए थे, उसी से मिलता जुलता सवाल है। लिथियम यूरेनियम वाला करते हैं, अगला करते हैं यूरेनियम 238, ये क्या है 90 के रेडियो एक्टिव विघटन की श्रृंखला में पहले एक अल्फा कण उसके बाद बीटा कण, निकलता है। नवीन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक बताओ। जो नवीन नई नाभिक बनेगी, द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। आंसर दिया 234, 90, दूसरा दिया 250, 90, तीसरा दिया 91, 234, चौथा आंसर दिया 234, 91।
ये 4 आंसर थे। द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक ज्ञात है। ठीक है, तो जैसे कल बताया था कि अल्फा कण निकलते हैं, तो अल्फा कण निकलता, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में क्या होता है, 2 की कमी हो जाती है। कितनी होती, 2 की कमी। और 4 की कमी परमाणु भार में जाती है। कल बताया था बीटा कण निकलता तो 1 की वृद्धि होती, 1 की वृद्धि होती क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार में कोई अंतर नहीं होता, गामा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें क्या निकलना, पहले अल्फा कण, तो कौन सा तत्व है, सबसे पहले लिखो यूरेनियम 92 238। तो द्रव्यमान संख्या क्या है इसकी, द्रव्यमान संख्या है 238। अब एक अल्फा कण निकल गया, तो जब एक अल्फा कण निकलेगा माइनस अल्फा कण निकला, तो द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो जाएगी, 4। तो कितनी बचेगी, 238 माइनस 4 बराबर 234। अब क्या है, एक बीटा कण निकला, तो द्रव्यमान संख्या 238 है, और क्या निकालना, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ, 92, कितना है 92। तो बीटा कण निकलने पर द्रव्यमान संख्या तो सेम रहेगी, है ना, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, 1 बढ़ जाएगा। तो 92 है तो प्लस 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 93 हो जाएगा। लेकिन जब अल्फा कण निकला, है ना, तो ये तो परमाणु भार हुआ, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 92 माइनस 2 होगा, पहले कितना होगा, 92 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90। हमने क्या बताया, अल्फा कण निकले तो 2 परमाणु क्रमांक में कमी, तो 4 परमाणु भार, 4 परमाणु भार और 2 क्या है, परमाणु क्रमांक, तो 90 हो गया। तो अब बीटा कण निकला तो क्या होगा, 90 में 1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक। ये ठीक है, तो सीधा सीधा है कि परमाणु भार में या द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जब एक अल्फा कण निकलता। ठीक, जब बीटा कण निकलता तो परमाणु भार में कोई अंतर नहीं आता, और परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता, तो 91 हो गया। ठीक, तो परमाणु जो हुआ, क्या उत्तर आएगा, 91 और 234, क्या है, 91 234, कौन सा है, क्या पूछा, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या 234 और परमाणु क्रमांक 4, चौथा वाला आंसर क्या बेटा, चौथा वाला आंसर क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, सरल सवाल होते हैं, एक और लिख लो, है ना, कोई कठिन सवाल नहीं है। क्या दिया है, किसी रेडियोएक्टिव नाभिक दिया, अल्फा बीटा गामा, रेडियो
एक्टिव नाभिक क्या है? XAZ से विघटन की श्रृंखला में पहले अल्फा कण, बाद में बीटा कण, फिर गामा, फिर बीटा कण। फिर बीटा कण निकलता है। ठीक है, तो नवीन नाभिक की परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या की निकालना। न्यूट्रॉन व परमाणु क्रमांक जानते हैं। ठीक है, प्रोटॉन भी निकालना। इसको अपन सॉल्व करेंगे। तत्व क्या है? XZA ये तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? Z है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? सबसे पहले अपन लेंगे परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा? पहले परमाणु क्रमांक क्या था? शुरू में Z था। अब क्या निकल गया बेटा? सबसे पहले क्या निकल गया? एक अल्फा का। परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाएगा अल्फा कण निकलने पर? 2। ठीक है, फिर बीटा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। फिर गामा कण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक बीटा कण, तो परमाणु क्रमांक फिर 1 बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक लास्ट में Z बचेगा। 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा। समझो इसको। ये तथ्य है, परमाणु क्रमांक इसका क्या होगा? Z। तो Z में से एक अल्फा कण निकल गया। पहले परमाणु क्रमांक Z था, उस अल्फा कण तो 2 परमाणु क्रमांक कम हो गया। तो बीटा कण परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा। फिर गामा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बीटा कण तो फिर 1 बढ़ जाएगा परमाणु क्रमांक। तो ये बराबर ये कटके Z। ठीक, अब परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। कितना है? ये है। फिर वही देखो, अल्फा कण निकला, 4 की कमी। बीटा कण निकला, कोई कमी नहीं। गामा निकला, कोई कमी नहीं। फिर से बीटा निकला, कोई कमी नहीं। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? A माइनस Z। तो 2 चीजें निकल आई। द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या आ गई। द्रव्यमान संख्या निकालना था A माइनस Z। द्रव्यमान संख्या क्या आई? A माइनस Z। ठीक है बेटा। और परमाणु क्रमांक कितना निकला? Z। अब प्रोटॉनों की संख्या,
परमाणु क्रमांक जो होता वही क्या होता, प्रोटॉनों की संख्या होती। जो परमाणु क्रमांक होता वही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, है ना, द्रव्यमान संख्या में से, ठीक है, क्या घटा लेंगे अपन, प्रोटॉन की संख्या घटा दो, ठीक है ना। तो बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस 2z। न्यूटन कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से, है ना, प्रोटॉन की संख्या घटा दो, या द्रव्यमान में से क्या है, परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या बताया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हमें निकालना, क्या निकालना, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा देंगे, प्रोटॉनों की संख्या। क्या बचेगा, a z माइनस z, a माइनस 2z, a माइनस z नहीं है, a माइनस क्या है, a माइनस 4 है, a माइनस 4 है, a माइनस 4, ठीक है। तो a माइनस 4 माइनस z क्या हो जाएगा, a माइनस 4 माइनस, इसमें क्या बहुत सारे सवाल हैं, इनको अपन को करना है। अब क्या है, मूल कण होते, कुछ मूल कण होते, कुछ उनके क्या है, एंटी कण होते, है ना। मूल कण होते व उनके एंटी कण होते, तो उनसे संबंधित जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, मूल कण है, ठीक है ना। तो मूल कण व उनके कुछ एंटी कण होते, तो जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन मूल कण है, ठीक है, और पॉजिट्रॉन क्या है ना, पॉजिट्रॉन क्या हो जाता है, उसका एंटी कण हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटॉन क्या है, मूल कण है, एंटी प्रोटॉन क्या है, एंटी प्रोटॉन उसका जो है एंटी कण हो जाता है, मूल कण व एंटी। जैसे न्यूट्रॉन है और उसका क्या हो जाता है, एंटी न्यूट्रॉन। तो ये ऐसे करके इस पर क्या है, कोई विशेष चीज नहीं है, इसके सवाल जब ये समीकरण आते हो पूछे जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे पहला एक सवाल लिखो, एल्युमिनियम है 1327 प्लस He हीलियम, P 30 और 15, ये पूछा, यहाँ क्या बनेगा। दूसरा है नाइट्रोजन N13, इससे बनना 6 C कार्बन 13 प्लस डैश
लिखते जाओ, लिखिए हम। ठीक है बेटा, तो इनको अपन को करना है। जैसे एल्युमिनियम ने हीलियम से क्रिया की तो इसमें अपना क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 27 और 4 31 कितना आ रहा है यहाँ 30, यहाँ पे क्या बेटा 27, देखो परमाणु में कितना है, कितना है 27 धन 4 कितना है 31, और यहाँ पे कितना है 30 है, क्या बचा है 1 बचा परमाणु। परमाणु क्रमांक कितना है 13 और 2 15, और यहाँ पे भी कितना है 15 0 है। तो परमाणु भार 1 हो, परमाणु क्रमांक 0, ऐसा कण कौन सा होता, न्यूट्रॉन n 0 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 0। अब देखो दूसरा है नाइट्रोजन N13, क्या बन रहा कार्बन 6 13, ठीक है। तो इसमें क्या निकलेगा पॉजिट्रॉन, सात और 6 एक कम था 6 और 1 7 13 0, ठीक है। क्या निकलेगा पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रॉनो भी निकलेगा, साथ में क्या है एक न्यूट्रॉनो भी निकलेगा। तो ये ऐसे करके अपन को परमाणु में मिलाना है। जैसे 11 और 1 12, 12 और 8 4 का अंतर है, 5 और 1 6 2 है, 100 करके क्या निकलेगा हीलियम नाभिक He2 4 हीलियम नाभिक। बेरिलियम BeHe 9 और 4 13, यहाँ पे कितना है 12, 9 4 13 12, क्या निकलेगा न्यूट्रॉन 6 9 6 13 12 और 1 13, ठीक है। तो ऐसे करके अपन को कौन सा कण निकलेगा, मूल कण या एंटी कण कौन सा निकलेगा, अपन को वो निकालना। जैसे 6 और 2 8, यहाँ पे 7, 6 और 2 8 7, 3 और 1 4 4 है, यहाँ पे भी क्या निकलेगा न्यूट्रॉन। यहाँ पे क्या है 7 6 बीटा 14। तो ऐसे करके ये अपने हो जाते हैं, कोई कठिन चीज नहीं है। N14 हीलियम, N7 14, प्लस क्या है हीलियम नाभिक, क्या बन रहा ऑक्सीजन 8 17, ठीक है। तो क्या बनेगा बताना है, तो 14 और 4 18, 6 और 2 9, 7 हाइड्रोजन, ठीक है। क्या निकलेगा 7 हाइड्रोजन, ठीक। तो ऐसे करके इनको अपन कर लेते, जो भी परमाणु भार परमाणु क्रमांक है उनका एक अपन अनुपात निकालते। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं।
न्यूक्लियस एनर्जी, नाभ की ऊर्जा। तो जैसा नाम है नाभिकीय ऊर्जा, है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा का मतलब होता है क्या, नाभिक से प्राप्त ऊर्जा, है ना। नाभिक से प्राप्त ऊर्जा, है ना। या नाभिक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो नाभिकीय ऊर्जा हो जाती है ना। तो इसके पहले अब नाभिकीय ऊर्जा कैसे दो तरह से मिलती है, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, क्या पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको बोलते हैं AMU। तो होता क्या है कि जो नाभिक, परमाणु नाभिकों के मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि, है ना, इनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं। इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बहुत होते हैं। तो इनको नापने के लिए एक छोटा मात्रक प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक या AMU। तो हम AMU की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। कार्बन परमाणु के 12वें भाग को कहते हैं। एक AMU बराबर 1/12 कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 12 n जहां क्या है एवोगैड्रो संख्या, n क्या है एवोगैड्रो संख्या, बराबर क्या हो जाएगा 1/n, बराबर क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या का मान रख दो। एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.02 × 10⁻23। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसका मान आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसी को अपन कह सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ग्राम, क्या में आएगा ये ग्राम में, ये किलोग्राम। अब अपन निकालेंगे कि अब इसको
आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की सहायता से हम एक एमयू द्रव्यमान के कुल ऊर्जा निकालेंगे। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से हम क्या है, एक एमयू के कुल ऊर्जा हम अपनी निकालेंगे कि उसका मान कितना होता है। ठीक है, तो आइंस्टीन का समीकरण क्या होता तब जानते हैं। ठीक है, बस मान रख दो सबका, एक एमयू उसका मान रख दो। ठीक है, डेल्टा एम कितना है यहाँ, एक एएमयू है ना, एक एएमयू के कुल ऊर्जा निकालना है। क्या है, एक एएमयू के कुल ऊर्जा निकालना है। एक एएमयू बराबर क्या है, ये है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, ये काय में आएगी, जूल में आएगी। ये काय में आएगी, जूल में आएगी। जूल 1.66 इंटू 10⁻27 3 का 9 8 दूनी 16। ठीक है, इसको डिवाइड अगर अपन 1.6 10⁻−19 से कर दें, 1.6 10⁻−19, तो ये क्या बदल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ जूल। ठीक है, तो ये क्या बदल गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.931 है बेटा, देख लेना इसको, इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करना, बड़ा भाग करके इसको हल करना, तो क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बराबर इसको हम कैसे ले सकते हैं, 931 गुणा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बराबर हम इसको क्या लिखेंगे, 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हल करना उसने ई बराबर mc स्क्वायर लिखा दिया, ये जूल में आ गई, m का मान ये दिया किलोग्राम। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, चाल है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला तो 1.6 10⁻⁻90 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया अपना 0.931 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दशमलव में 3 अंक खिसका दिए तो यहाँ 6 में से 9 में से 3 कम हो जाएंगे, कितना बचेगा 6। अब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी घात 6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको मिली कर दिया तो 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक, अब क्या, नाभिक द्रव्यमान क्षति। अब पढ़ेंगे द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, इसके सवाल बहुत अच्छे हैं।
तो किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है ना। किसी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है एक्चुअल में, है ना, वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, है ना, नाभिक के क्या होता है वास्तविक द्रव्यमान और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग के द्रव्यमान से कुछ क्या है कम होता है। ठीक है, यह द्रव्यमान अंतर ही नाभिक की क्या है द्रव्यमान शक्ति कहलाता है। समझ गया, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो जो द्रव्यमान का अंतर हुआ वो क्या है द्रव्यमान क्षति है। तो इसका फॉर्मूला ले लो, द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होगा, द्रव्यमान क्षति बराबर होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। यदि परमाणु क्रमांक कोई x का तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक z है और द्रव्यमान संख्या क्या है a है, ठीक है, Mp क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान है, Mn क्या है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और Mn नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो एक तत्व है x, उसका परमाणु भार a है, परमाणु क्रमांक z है। तो द्रव्यमान क्षति का सूत्र क्या आएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन कितने होंगे z, कुल z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा इसमें, न्यूट्रॉन होंगे a माइनस z, क्या होंगे a माइनस z, कुल न्यूट्रॉन होंगे, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m इंटू n। ठीक है, ये क्या है कुल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस कुल न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मान लो m इंटू n, न्यूक्लियस का वास्तविक द्रव्यमान क्या है m। ये वाला फॉर्मूला द्रव्यमान क्षति है ना, डेल्टा n बराबर, ये सूत्र को अपन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे अपन द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। तो इसका अगर सवाल करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए या नाभिक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कई परिभाषा है, कुछ भी कह सकते हैं। इसका सवाल लिख लो, और बंधन ऊर्जा को जनरली अपन काय में व्यक्त करते AMU से, जनरली इसको व्यक्त करते हैं। तो सवाल ये है कि अपन को निकालना है अल्फा कण की बंधन ऊर्जा निकालना है। अपन क्या निकालना है, अल्फा कण की बंधन
द्रव्यमान दिया है 4.00150 AMU, ये दिया है बेटा। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 AMU। इन आंकड़ों से द्रव्यमान स्थिति ज्ञात करो। इन आंकड़ों से द्रव्यमान स्थिति ज्ञात करो। अल्फा कण मतलब क्या होगा? हीलियम की नाभिक होता 2 4, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 2, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन भी 2 होंगे। 4 - 2 = 2। तो Zp या प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान Z का मान कितना है? 2। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.00728, ठीक है। प्लस A - Z, इसका मान भी 2 है, इंटू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? 1.00867। ठीक है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है? 4.0015। ये सब काय में है? AMU में। ठीक है। ये वाला सूत्र लगाया, बड़े ध्यान से देखो। कितने हैं प्रोटॉनों की संख्या? प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 2। अल्फा कण में 2 लिख दिया। एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया? 1.00728, यहां लिख दिया। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 1.00, ये रख दिया। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दिया है 4.0015। बस इसको हल करना, अपन को गुणा भाग करके 8 दूनी 16 दूनी 4 इनको जोड़ दो। 4 4 10 की 0, 5 से 1। तो एकम यहाँ पे जाएगा, तो एकम 2 4.03190 माइनस 4.00150, तो ये बराबर आ जाएगा, घटाओ 0, 9 में से 5 गए, 4 बचेंगे। ठीक है।
0.03040 AMU। द्रव्यमान क्षति आ गया, क्या आ गया? द्रव्यमान क्षति आ गई अपनी। ठीक है, हमें निकालना क्या है? बंधन ऊर्जा। हमें क्या निकालना? बंधन ऊर्जा। तो समीकरण वही डेल्टा E बराबर डेल्टा m c स्क्वायर, ये लगाया था अभी अपन ने। तो एक AMU के कुल ऊर्जा कितनी आई थी? एक AMU के कुल ऊर्जा आई थी 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी निकाला था इसके पहले, ठीक है। ठीक, अपन को दिया कितना है? अपन को दिया है 0.0340 के तुल्य ऊर्जा, 0.0304 AMU के तुल्य ऊर्जा, ठीक है। तो बराबर कितनी आ जाएगी? 03040 इंटू 931, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 28.3। इसको गुणा कर लो 28.3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये बंधन ऊर्जा। अब हमें निकालना, मान लो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अल्फा कण की बंधन ऊर्जा ये आगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। कुल कण है, कुल न्यूक्लियन कितने हो गए? 4, ठीक है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी? बराबर मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 4, ठीक। 7.07 मिली इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। कुल हीलियम नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा 28.3 और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, क्योंकि नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुल न्यूक्लियन कितने हुए? 4। तो 4 से भाग कर देंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये अपनी निकल आएगी, ठीक है। तो सवाल थोड़े लंबे जरूर हैं लेकिन सरल है, गुणा भाग करना केवल, और कुछ नहीं करना। इसके सवाल हैं, और भी सवाल कर सकते हैं उनको, है ना, लेकिन जाएगी न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा, है ना। अल्फा कण की निकाली, ऐसे हम क्या है ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। ड्यूट्रॉन का सूत्र क्या होता है? H12, है ना, भारी हाइड्रोजन, इसी को क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन, ठीक है। इसको करना बेटा, ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। ड्यूट्रॉन की क्या करना, इसको तुम लोग करके देखना, ऐसे करना बिल्कुल, है ना।
न्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसमें बिल्कुल सरल है, इसमें तो गुणा ही नहीं करना। प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, कुल मिलाकर कितने हैं? 2 हैं, है ना। तो यही वाला सूत्र लगा के, ठीक है, यही वाला प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सीधा सीधा रख के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, है ना। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इसमें दिया है 3.344, क्या दिया? 3.344 इंटू 10⁻⁻27 ये किलोग्राम में है, ठीक है, किलोग्राम में है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया? प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया 1.675 होता 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन रूप में बदलना पड़ेगा। तो बस प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का यही वाला सूत्र लगा के इसको अपन सॉल्व करेंगे, है ना। टाइम हो रहा है क्योंकि, और अभी अपन को आगे भी पढ़ना है, तो इसलिए अब इसको आप लोग खुद करना, ठीक है। तो हमने बताया था जैसे नाभिक क्या है, दो तरह से जुड़ सकती है। तो स्वतः विघटन होता, नाभिक का विघटन दो प्रकार से होता है, एक तो स्वतः विघटन होता रहता और एक क्या होता, कृत्रिम विघटन होता, है ना। तो अब कृत्रिम स्वतः विघटन में हमने बताया था अल्फा बीटा गामा पर निकलते रहते, है ना, मूल कण निकलते रहते, छठी कण निकलते रहते, ठीक है। और कृत्रिम विघटन, है ना, नाभिक को हम उसको कृत्रिम विघटन उसमें तोड़ते हैं, नाभिक क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। नाभिक का विखंडन अपन क्या है, दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से कर सकते, नाभ की विखंडन और नाभ की संलयन, है ना। नाभ की विखंडन सबसे पहले पढ़ेंगे, नाभ की विखंडन, ठीक है। मतलब भारी नाभिक को तोड़ रहे हैं। तो भारी नाभिक क्या है, यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है, एक भारी नाभिक है। तो जब यूरेनियम पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, यूरेनियम नाभिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन, यूरेनियम का क्या होता है 92235, तो इस पर क्या है, मंद गति वाले न्यूट्रॉन की हमने बौछार की। तो ये क्या होता, अस्थाई तुरंत क्या होता, अस्थाई यूरेनियम 235, तो 236 में बदल जाता, ठीक है। अपन ने क्या किया, यूरेनियम 235 पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की, तो ये क्या है, यूरेनियम 236 में बदल जाता। यूरेनियम 236 होता शीघ्र ही हल्के नाभिकों में टूट जाता व अपार ऊर्जा निकलती, शीघ्र ही हल्के नाभिकों में टूट जाता और क्या होता, अपार ऊर्जा निकलती। तो क्या बनेंगे इसमें दो नाभिक, बेरियम व इलेक्ट्रॉन, Ba56 144 प्लस क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में टूट जाता है, इसका कितना होगा 3689 3689, ये दो हल्के नाभिकों में टूट गया। क्या किया, यूरेनियम 235 पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की, तुरंत ये अस्थाई यूरेनियम 236 में बदल गया। अस्थाई यूरेनियम 236 तुरंत दो अपने हल्के नाभिकों में टूट गया, वह इसके साथ क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे,
3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वह ऊर्जा लगभग 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, बहुत ज्यादा है 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। क्या है? बहुत ज्यादा ऊर्जा है ना। वैसे तो ये जो ऊर्जा होती, ये बेरिलियम तथा क्रिप्टॉन के ये जो दो हल्के परमाणु हैं, इनकी गतिज ऊर्जा में इसकी बहुत सी ऊर्जा व्यय हो जाती है ना, लेकिन फिर भी बहुत ऊर्जा अपन को प्राप्त होती, इसी को बोलते हैं अपन नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो केवल कोई बेरिलियम और क्रिप्टोनियम के अणु प्राप्त नहीं होते, अपन को 20 से अधिक तत्वों के समस्थानिक 100 समस्थानिक लगभग प्राप्त होते हैं, है ना। नाभिकीय विघटन में क्या होता है? यूरेनियम से केवल, ये तो ठीक है, बेरिलियम और क्रिप्टॉन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन इसके साथ साथ 20 तत्वों के 100 अन्य समस्थानिक भी अपन को प्राप्त होते, वह क्या होती? अपार ऊर्जा निकलती है ना। तो उसी को क्या है? नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं अपन, या नाभिकीय विखंडन की अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में अपन निकालेंगे कि कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, है ना। हमने 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त हुई ये निकालेंगे। तो यूरेनियम का कितना होगा? द्रव्यमान सही 335 ना होके कितना होता है? देख लो, 234.99। कितना होता है? 234.99 ANU। ऐसे न्यूट्रॉन का कितना होता? 1.01 ANU। तो ये बराबर आ जाएगा, जोड़ दो इसको, जोड़ने पे आएगा अपना 236 ANU। अब अपन को क्या मिला? अपन को मिला बेरिलियम 92, एक 144 इलेक्ट्रॉन, Kr 3689 प्लस 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेरिलियम का कितना होता है? 144 ना होके 143.87 था, 143.87 ANU। इसका होता 88.90। क्रिप्टॉन का 88.90 ANU होता, प्लस 3 न्यूट्रॉन, है ना। 3 न्यूट्रॉन का क्या होगा? 3 का गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 3 ANU। एक का होता 1.01, तो 3 का गुणा कर दिया 3.1। इनको जोड़ लो, 7 3 10 की 0, से लाइन 1 8 और 1 9 9 2 18, से लाइन 1 12 15 5, से लाइन 1 8 4 12 13 235.80। कितना आया? 235.80 AN। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति कितनी हुई? द्रव्यमान क्षति, है ना, इसमें से घटा दो,
डेल्टा एन द्रव्यमान क्षति क्या हुई 2360 माइनस 235.80 AMU, ये द्रव्यमान क्षति। तो मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, है ना, मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? अभी हमने बताया था एक AMU तुल्य ऊर्जा कितना होता है 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए है ना कुल मुक्त ऊर्जा डेल्टा E बराबर कितनी होगी 0.20 इंटू 931 बराबर कितना आएगा 2 एकम 2 और दूनी 18। दो एकम 2 6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एकदम 2 रिवोल्यूशन होगी 186.20 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक। कोई लगभग हमने लिखा था 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लगभग क्या लिखा था हमने 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से तो ये क्या हुआ बहुत बड़ी मात्रा में अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है ना। इसी ऊर्जा का अपन उपयोग है ना बिजली बनाने में कर लेते हैं या कोई भी एनर्जी से संबंधित कार्यों में अपन क्या करते हैं इस ऊर्जा का अपन उपयोग कर लेते हैं। बहुत अधिक ऊर्जा, इतनी ऊर्जा होती है 20 TNT है ना। इसमें क्या होगा 20 टन TNT में जितना विस्फोट करे उतनी ऊर्जा इसमें क्या है उत्पन्न अपनी हो जाती है। तो ये नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया क्या होती है? नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? क्या हुआ यूरेनियम नाभिक पे एक न्यूट्रॉन आया तो कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? अभी बताया था कितने न्यूट्रॉन निकलते? 3 न्यूट्रॉन। वह ऊर्जा निकलती। ठीक है, अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम नाभिक पे पड़े है ना। तो फिर क्या हुआ फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे इससे 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 ये फिर इससे 3 इससे 3। तो ये क्या है एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है ना। लगातार ऊर्जा निकलती, फिर इनसे ऊर्जा निकलेगी, फिर इनसे तो बहुत अपार ऊर्जा निकलती। तो ये क्या है श्रृंखला अभिक्रिया है ना। तो इसी श्रृंखला अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा इसको कंट्रोल करके अपन परमाणु बिजली घर बोलते हैं जिसको नाभिकीय रिएक्टर बोलते है ना। उसमें अपन इस क्रिया पे नियंत्रण करके अपन क्या है बिजली बना लेते हैं। उसको अपन मानवीय कार्यों में इसको अपन उपयोग कर लेते हैं है ना। तो ये नाभिकीय रिएक्टर भी है तुम्हारे सिलेबस में, इसको पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो परमाणु बम तो एक नियंत्रित होती
और एक क्या है अनियंत्रित होती। नियंत्रित श्रृंखला क्रिया तो अपन परमाणु रिएक्टर में परमाणु भट्टी में उसको नियंत्रित कर लेते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला क्या होता है, एक बार अगर क्रिया शुरू हो जाए तो वो चलती रहती है लगातार। क्या होता वो क्रिया क्या है, चलती रहती है। जैसे कभी कभी जैसे चेर्नोबिल रूस में एक परमाणु संयंत्र था, वहां पे दुर्घटना हो गई, रिएक्टर में फट गया, बहुत लोग मारे भी गए थे उसमें, तो बहुत पुरानी बात है। तो वो क्या हुआ, रेडिएशन आज भी वहां वो क्रिया चलती है, अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया है, क्योंकि वो जो रिएक्टर था वहां तो नियंत्रित थी, उसको तो नियंत्रित करके बिजली बनाते थे, लेकिन वहां पे जब वो फट गया तो आज भी वहां पे क्या है वो क्रिया चलती रहती। इसलिए क्या है, बड़ी खतरनाक चीज है नाभिक की ऊर्जा, है ना। जरा सी गलती है ना, क्या अपन कभी कह सकते कि कोई हिटलर पैदा नहीं होगा, कोई सद्दाम हुसैन पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आजकल देखो पाकिस्तान वगैरह भी, चाइना भी जरा धमकी देते कि हम परमाणु बम का उपयोग करेंगे, ये करेंगे, हम परमाणु संपन्न देश हैं। तो इसलिए क्या होता कि और कभी कभी सन की जैसे तानाशाह है, कभी कभी मानवीय भूल भी हो जाती है। एक बार ऐसे रूस को बताने लगे उसके कंप्यूटर के अमेरिका हम पे हमला करने वाला है ना। तो रूस ने कहा चलो अमेरिका हमला करे, इससे पहले हम ही हमला करे देते। तो फिर किसी के दिमाग में आया कि एक बार जरा चेक तो कर लो कंप्यूटर में जो सूचना आई कि सही आई कि नहीं आई। तो देखा कि उसका एक तार टूटा था, चूहे ने कुतर लिया होगा, तो वो उल्टी सूचना देने लगा। अब बताओ अगर थोड़ा सा अगर गलती हो जाती, मानवीय भूल हो जाती और उल्टा रूस अमेरिका पे हमला कर देता तो क्या हो जाता, विश्व युद्ध हो जाता। तो ये परमाणु ऊर्जा क्या है, द्विधारी तलवार है, लेकिन अब काम भी नहीं चल सकता क्योंकि इतनी ऊर्जा और कहां से लाएं। लेकिन यूरेनियम की जगह जिस समय अपन लोग अन्य कोई जैसे रेडियम, थोरियम वगैरह से जो समुद्र के जल में मिलता है उससे अगर खोज हो जाएगी जब, तो ये बहुत अच्छा एक मानवीय रूप में इसका उपयोग हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। देख लो नाभिकीय संलयन। तो इसमें कुछ नहीं है, हल्के नाभिक के द्वारा भारी नाभिक बनने की क्रिया, उल्टा हो गया। जब हल्के नाभिक दो परस्पर हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते तो इसमें क्या है, इसमें भी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती। इसमें भी क्या होता, अपार ऊर्जा उत्पन्न होती। जैसे साधारण हाइड्रोजन के दो परमाणु मिले तो इसने क्या है, हीलियम नाभिक बनाया और इसमें 24 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। जैसे ड्यूटेरियम और टाइटेनियम ने मिलकर प्लस ऊर्जा, इसमें लगभग 17.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी। तो ये तो कहोगे कि साहब ये 200 है, ये तो बहुत कम है ना, ये लग रहा अपन को। इसमें कितना है, 235 है ना। 235 का दोगे प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा निकालोगे तो वो बहुत कम आएगी। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि परमाणु भार 235 है और यहाँ पे कितना है, 2 है, 1 है ना। तो उसमें 1 भी होगा, 2 होगा, ज्यादातर 4 तक होगा। हल्के नाभिकों के परस्पर संलयित होकर मिलकर भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। वह अपार ऊर्जा निकलती। तो इसका मतलब ये नहीं समझना ये ऊर्जा कम है ना, क्योंकि इसका परमाणु जो भार है वो बहुत कम है, 1 रहता, 2 रहता, 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 235 है, इसलिए ये ज्यादा लग रही। एक्चुअल में नाभिकीय संलयन में अपन को अपार ऊर्जा प्राप्त होती है ना। और इसमें भी होता क्या है कि नाभिकीय संलयन की क्रियाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। नाभिकीय संलयन की क्रियाओं पर क्या है, किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया एक बार शुरू हो जाती तो वो हमेशा चलती रहती। तुमने देखा होगा कि ये जो इनके परीक्षण किए जाते हैं रेगिस्तान में या कहीं समुद्र के अंदर किए जाते हैं ना। कुछ लोग ने कहा था चलो अंतरिक्ष में करने लगो, लेकिन वो हो नहीं पाया, उसका विरोध हो गया, है ना। तो अब नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन परमाणु जो बम होता है ना, परमाणु बम जो होता वो क्या होता, नाभिकीय
विखंडन की क्रिया पर आधारित है ना, नाभ की विखंडन की क्रिया पर आधारित है परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम क्या है, नाभ की संलयन क्रिया पर आधारित है। नाभ की संलयन की क्रियाएं हमेशा ऊंचे ताप पर होती, बहुत ऊंचे ताप पर होती है ना। ये उच्च ताप पे इनको बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए पड़ता, तभी ये दोनों नावें हल्के जुड़ते हैं, है ना। इसलिए अधिक ताप बढ़ाने के लिए पहले क्या है, हमें नाभ की विखंडन करना पड़ता है। नाभ की विखंडन से ऊर्जा मिलेगी, जो अत्यंत ऊर्जा मिलेगी, तभी ये दोनों नावें जुड़ के क्या करेंगे, एक भारी नाविक बनाएंगे, वह ऊर्जा मिलेगी। इसलिए जब भी हाइड्रोजन बम का विस्फोट करते या परीक्षण करते तो उसके पहले परमाणु बम का विस्फोट करना पड़ता, ठीक है, तब फिर वो हमें उसके बाद है ना नाभ की संलयन की क्रिया होती है, वहां हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरह से नाभ की विखंडन, नाभ की हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। तो नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन, द्रव्यमान क्षति, है ना, और नाभ की ऊर्जा, ये सब हमने आज आपको बताया। तो सवाल जरूर कम हो पाए, ठीक है, और टाइम मिलेगा तो सवाल करेंगे, और नहीं तो आप लोग बेटा सवाल करो इनके, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं तो मैंने कुछ करा दिए, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग जैसे अब कॉलेज में आके पूछ सकते हैं। अब हम लोगों की जो कॉपियाँ चेक हो रही थी वहाँ बोर्ड की, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे तो अलाउ नहीं था, लेकिन अब आप लोग कहीं पे भी आके अब जो भी प्रॉब्लम हो वो हम लोगों से पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं।